जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान की पब्लिक पता नहीं कौन सा नशा करके आती है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इसलिए कराता है क्योंकि पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है, पाकिस्तान एक सुपर पावर है और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के पास एटम बम है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, अफगानिस्तान भी उसके खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहा है, इंडिया वैसे उसके खिलाफ, अमेरिका वैसे। क्या यानी पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज है कि हम सब दूध के दूल्हे? चिड़िया पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया, तो ये किधर, वो सोना किधर है? नजर नहीं आ रहा। वो नजर कैसे आएगा जब इन्होंने पाकिस्तान को हर चीज को गिरवी रख दिया हुआ है। ठीक हो गया, वो चिड़िया गिरवी रख दी है बस। ठीक है, किधर है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी एक स्टेटमेंट सामने, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हम चाहे घास खाएं, चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर आंच नहीं आने देंगे। उसे हम संभाल के रखेंगे और उसे किसी के हाथों में नहीं देंगे। अवाम तो ऑलरेडी घास खा रही है। अवाम को बचा क्या है? पेट्रोल किधर चला गया है, जॉब्स नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो अवाम तो घास खा ही रही है। तो मुद्दा ये है कि दुनिया की जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स बाकी हैं, उन्होंने अपनी कौमों को डेवलप किया है। उन्होंने उससे, हम तो न्यूक्लियर होने के बावजूद हमारे यहाँ पे बिजली का मसला है, तो ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है? मतलब हम क्या उससे, वही न्यूक्लियर पावर है ना जिसको हम लोग कुछ दिन पहले सऊदीया को बेचने की भी बातें कर रहे थे। देखिए, हम सर्विसेज तो दे रहे हैं, हमारी तो जो सिक्योरिटी है वो तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी बनी हुई है। सऊदी अरब ले ले, पैसे दे दे, कतर ले ले, हमने फीफा वर्ल्ड कप में भी जाकर उनको सर्विसेज दी हैं, तो हम तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और ऐसी न्यूक्लियर पावर जो रोटी नहीं दे सकती, ऐसी न्यूक्लियर पावर जो बिजली नहीं दे सकती, अवाम का उससे क्या ताल्लुक है? गजब बेइज्जती है कि भारत इस टाइम यूज हो रहा है, वो तो मजबूरी मेरे ख्याल से जरूरत बना हुआ है। भारत असल में अपनी पायदारी के ख्वाब देख रहा है। ठीक है, वो समझता है कि मैं दुनिया को अपने तराने पे ला रहा हूँ। ठीक है, जबकि दुनिया के सामने, दुनिया की मईशतों के सामने अभी भारत की वो हैसियत नहीं है जो भारत अपनी नजर में समझता है। नहीं, अगर इकोनॉमी की बात करें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो ऑलरेडी बन चुके हैं, तीसरी का वो अनाउंस कर चुके हैं कि भाई आने वाले कुछ ही सालों में हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तो मईशत अदादो शुमार के खेल में तो जाहिर है दुनिया बहुत आगे जा रही है, लेकिन ये है कि अगर ये कहा जाए कि भारत चीन को मात दे देगा तो अभी तक तो ये ख्वाब के बराबर है ये बात। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। बांग्लादेश ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को 3 रोजा दौरे पे इंडिया भेज दिया। क्यों? इंडिया और बांग्लादेश के तो ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान साहब, वो 3 दिन के दौरे पे गए हैं, 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। ताल्लुकात बिल्कुल जबरदस्त खराब हैं और सुनने में आ रहा है कि वो अजीत डोभाल को भी मिलेंगे, वो सबको मिलेंगे। पिछली जो हुकूमत थी केयर टेकर, वो तो बड़ी सख्त खिलाफ थी भारत के, और भारत की जो जब से मौजूदा हुकूमत आई है, इंडियन मीडिया ने थोड़ा सॉफ्ट पोजीशन ले ली है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बिल्कुल भारत के जहाज गिराए हैं और अनिल चौहान साहब ने भी कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों गिरे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने गिरे। अब जो ट्रम्प कहते जा रहे हैं कि 11 जहाज गिर गए, तो ट्रम्प ने कभी भी इंडिया का नाम नहीं लिया। वो कह रहे हैं जहाज गिरे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में जहाज गिरे। तो सर गिरे होंगे, दोनों तरफ नुकसान हुआ होगा, ऐसा नहीं सर। हमारे लोग भी कोई हाथों में चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के नहीं बैठे सर, उन्होंने जहाज गिराए होंगे। लेकिन बात सारी ये कि सर नुकसान तो दोनों तरफ हुआ होगा ना, या हमें कुछ नहीं हुआ। सुनो मैडम, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए नुकसान की बात नहीं होती, नुकसान तो फिर होते हैं, नुकसान का क्या होता है। लेकिन वो राफेल जिसके बारे में मोदी साहब 2019 में कहते थे कि राफेल की कमी को महसूस किया गया था, ठीक है, वो राफेल आ गया। जब आ गया तो पता ही नहीं, चले ही नहीं हो, फिर मतलब उसको उतार के लैंड करना पड़ा उसको। फिर उन्होंने अपनी, वो हमारे आज एयर चीफ हैं, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? IMF ने कहा है कि हम आपको बेल आउट भी उसी सूरत पर देंगे कि अगर आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स हमारे यहाँ गिरवी रख देते हैं। तो अब बेल आउट का भी क्या करें? ठीक है, अगर IMF हमें कर्जा नहीं देता तो पाकिस्तान किस तरह से अपने आप को रिकवर करेगा? क्योंकि हमारे हुक्मरानों को बस यही है कि पाकिस्तान के पास एयरपोर्ट्स हैं वो भी दे दो, न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी दे दो, मतलब कि जो हमारे पास हमारा बेनिफिट दे रहा है, हमें एसेट्स दे रहा है, वो ही हम देने पे तुल जाते हैं। एक्चुअली देखिए, हमें अपने न्यूक्लियर एसेट जो हैं वो तो किसी सूरत भी नहीं देने चाहिए उनको। वो अगर देते हैं तो हमारा हाल भी मे भी इराक और सीरिया और शाम जैसा हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो हमें, हमारे ऊपर जो अटैक है वो इसीलिए नहीं कर रहे कि ये एक एटॉमिक पावर है।
फर्स्ट ऑफ हमें इसीलिए अपने जो एटमी असासे हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा है। इंडिया में शुरू से मुसलमान मतलब सेव नहीं है और उनके ऊपर जुल्म किया जाता है जब से ये मोदी सरकार आई हुई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो कश्मीर के ऊपर देख लें तो उसके ऊपर भी जुल्म होता है और मतलब वहाँ पे मुसलमान को कोई हकूक नहीं दिए। ठीक है, थोड़ा आगे आ जाए। आपको ये आपको पता कैसे चलता है इस चीज़ का, थोड़ा सा मुझे ये बताएं और मुझे ये बताएं क्या किस तरह के जुल्म हो रहे हैं, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे। सही पकड़े हैं। बेसिकली जो इंसानियत है उसके अपने हकूक होते हैं जो उनको एक हुकूमत के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि वो उसको पूरा करे, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे मुसलमानों के लिए नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे मुस्लिम को वहाँ पे हिजाब नहीं दिया जाता जी, उनके हिंदू के यूनिवर्सिटी में जी ये मना किया जाता है कि नहीं पहनना। ठीक है, ये आपने एक लॉजिकल बात की है। चलो इसका आंसर मैं इस तरीके से करता हूँ, अगर तो ओवरऑल अगर कंट्री में इंडिया में ऐसा कानून है कि कोई हिजाब नहीं पहन सकता, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, अगर आपको कोई बोले कि यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का एक यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म अगर आप नहीं पहन के आओगे आपको नहीं आने देंगे, तो आप उधर अगले दिन आप अबाया पहन जो या टोपी पहन के या शलवार कमीज पहन के चले जाओ और फिर आप कहोगे मुझे वहाँ पे जो है वो आने नहीं दिया जा रहा, तो फिर आप क्या कहेंगे? मेरी बात कुछ समझे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। यूनिफॉर्म को तो फॉलो करने की जरूरत है कि नहीं? तो यूनिफॉर्म को फॉलो हम करते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम जो ख़वातीन की बात करें तो उन पे तो पर्दा जो है वो फ़र्ज़ है। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ जो कह लें कि IMF की कुछ शराइत तय हुई हैं कि आप ये चीज़ें पूरी करेंगे तो हम आपको बेल आउट देंगे। अब सुनने में ये आया है कि बेल आउट को लेने के लिए हम अपने जो असासे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो देने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में और कोई असासे नहीं बचे हैं कि स्पेशली हम अपनी जो मेन चीज़ है, मेन पावर है, वो ही अगर दे देंगे तो फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इशूज़ भी होंगे और इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जी सबसे पहली बात तो ये है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, इस्लामिक पावर हैं, तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों देंगे? ठीक है, हमारी पाकिस्तान की ताकत क्या है एक्चुअली? अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया को देखें तो हमारा एक ही तो उनके पे साइकोलॉजिकल एडवांटेज है और वो है न्यूक्लियर वेपन का। हाँ, उसको ना अपनी गान में डालो भैया प्लीज। पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, उनकी बात की जाए, आपको लगता है कि वो दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ रही है या मंदिरों की तादाद बढ़ रही है पाकिस्तान में? आपको लगता है? ईमानदारी से बताइए। बढ़ रहा है, तकरीबन बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है और हम उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, राइट्स भी दे रहे हैं। वी आर नॉट लाइक इंडिया जहाँ पे ना मुसलमानों के और दीगर जो मिनॉरिटी हैं उनके ना राइट्स सप्रेस किए जा रहे हैं। चलें, आपकी अपनी ओपिनियन थी, आप अपनी ओपिनियन रखने का पूरा हक रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा गूगल करने की, थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया, अपने मीडिया की बजाय इंटरनेशनल मीडिया को देखने की ज़रूरत है। फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुसलमानों को लेकर, मिनॉरिटीज़ को लेकर, कितने फंड दिए जा रहे हैं मुसलमानों को मस्जिदों के लिए। मोदी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी गवर्नमेंट में, और पाकिस्तान में कितने मंदिर बन रहे हैं और पाकिस्तान में कितना ज़्यादा मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये आप देखेंगे, फिर थोड़ा सा आपकी शायद सोच बदलेगी। बहुत शुक्रिया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अमेरिका से कैसे हम जान छुड़वा सकते हैं? हमारे जितने भी सियासी लीडरान हैं वो सारे तो उसकी आशीर्वाद से वो चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट मिले पाकिस्तान के अंदर। सर, अमेरिकन इन्फ्लुएंस लियाकत अली खान से शुरू हो जाता है। हमारे बुजुर्गों ने जो है ना वो ऐसी हमारे लिए हमारे पाँव ऐसी जगह पे बांध दिए कि वो आज तक हम अपने पाँव छुड़ा ही नहीं सके। लियाकत अली खान साहब से बात कर लेते, फिर अयूब खान का दौर आ गया, फिर याया का दौर आ गया, फिर जुल्फ़िकार साहब का दौर आ गया, ज़ियाउल हक का दौर आ गया, मुशर्रफ साहब आए, कोई बंदा नहीं मुखलिस निकला अपने मुल्क के लिए। अपनी वो माँ का भी सौदा कर देते हैं। ये वो कौम है, ये हमारे बाहर से हमारे लिए कोटेशन लिखी जाती है कि पाकिस्तानी वो कौम है जो अपनी माँ का भी सौदा कर देती है, तो वो ठीक कहते हैं, गलत नहीं कहते। हम लोग अपने साथ मुखलिस होंगे, फिर हमारी आज़ाद और खुद मुख्तार पॉलिसीज़ बनेंगी, फिर हमारे अपना मुल्क तरक्की करेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया का 1 या 2 दिन भी मुकाबला कर सकते हैं। मैडम, नरेंद्र मोदी इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं, क्या करते हैं ये मोदी साहब? इतने पॉपुलर कैसे हैं? मतलब कोई इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिधर जाते हैं स्वीप कर जाते हैं। इसकी क्या वजह है? लोगों को पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान से तो जंगें हारते हैं, जहाज गिरवाते हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलर हुई जा रहे हैं। क्या गुदड़ सिंगी है उनके पास मैडम?
सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, लेकिन सर कौन सी जंगें सर हार गए सर। अभी अगर जो आखिरी में एक हुई थी मार्का हक या ऑपरेशन सिंदूर की अगर आप बात कर रहे हैं सर, दो कौन सी? 2019 में मैडम, जब उनके 2 जहाज हमने सुन लीजिए सिर्फ एक पॉइंट गिराए थे, पायलट कैप्चर कर किया, प्रिजनर ऑफ वॉर बना के वापस भेजा था और उसके बाद सीज फायर हो गया था। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो गए तो मतलब इकोनॉमी में किस चीज में पाकिस्तान इंडिया से आगे चले, बताएं। हर चीज में आगे इंडिया में, हर चीज में आगे। किस चीज, एक चीज भी बता दो जो इंडिया से हम पीछे। इकोनॉमी में इंडिया से बहुत पीछे। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पाकिस्तान का रैंक 50 से भी नीचे आता है। आ रहा है ना, मगर इंशाल्लाह तुम देख लेना आने वक्त में हमारा इंडिया आगे हो जाए, हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा और इंशाल्लाह है, एटमी ताकत भी है, सुपर पावर भी है। सुपर पावर नहीं है यार, ये आपको क्या हो गया? आप क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो रहे, क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब आए ना लाइन पे। इंडिया इसलिए सुपर पावर बन सकता है, वो अपनी कौम को लेके साथ चलता है, अपनी आवाम के साथ चलता है, अपनी इकोनॉमी को साथ लेके चलता है, अपने बिल्कुल हर आवाम को पूरा हुकूक दिया है उसने। वहाँ पे अगर एक बच्चा 18 साल की उम्र में आता है तो उसकी गवर्नमेंट हेल्प करती है कि वो एजुकेशन लेवल पे भी अच्छा हो, वो जॉबलेस ना हो, वो तरक्की करे एक लड़का। देखिए सुने, आप कह रहे हैं कि इंडिया बहुत पीछे जाएगा, वो कह रहे हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर इंडिया को ज्यादा फैसिलिटी वहाँ पे पब्लिक में मिलती है। तो आपको सर मैंने एक बात फरमाई है ना कि हम अलग अलग हैं, अगर हम एक साथ मुट्ठी बन के पाकिस्तान बन जावे, पाकिस्तान के अवाम और हुक्मरान सारी एक साथ हो जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह हर चीज में आगे निकल सकता है, मगर पाकिस्तान को तोड़ा ही है। ये रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान अभी सुपर पावर नहीं है। नहीं, ये पता नहीं कहाँ से बोल रहे पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान बन सकता है सुपर पावर अगर चाहे तो, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती। भाई 2 तरह के लोग होते हैं, एक मजबूर और एक भिखारी। यहाँ मजबूर भी अगर है ना, अगर जैसे एक मिसाल देता छोटी सी, पेट्रोल पंप पे अगर किसी लड़के के पास या किसी बंदे के पास पेट्रोल ख़त्म हो गया या उसका पेट्रोल चोरी हो गया, उसकी जेब में 50-100 रुपये नहीं है, तो हमारी आवाम पता है क्या करती है? भाई उसको भी भिखारी समझ के बोलती है माफ़ करो, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। लेकिन आपको पता है, आपने भिखारियों की बात की, भिखारी यहाँ पे सिर्फ नहीं है, मिडिल ईस्ट में भी भिखारी एक्सपोर्ट हो गए। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर, हर जगह पे पाकिस्तानी भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हर मुल्क में है। और सबसे ज़्यादा हमारा, मैं बताऊँ तो पाकिस्तानी आवाम से जो है ना, वो बहुत ज़्यादा भिखारी है। हमारे मुल्क में पैसा कमाने की बजाय दूसरे मुल्क में जाके भी भीख मांगते हैं, ये तरीका नहीं है भाई। अभी दोबारा से बजट पास होना, क्या लगता है कि एक दफा फिर कमर टूटेगी गरीब आवाम? गरीब की तो टूट ही गई है अभी बेटा, गरीब आदमी की तो कमर टूट चुकी है, अभी और क्या तोड़ेंगे, अभी टांगे ही तोड़ेंगे, कमर तो टूट गई गरीब आदमी की। इंडिया चाहता है कि हम उनसे मदद मांगे और वो हमारी मदद करेगा, क्या आपको लगता है हमें यूएसए या दूसरे मुल्कों के साथ मदद मांगने जाना चाहिए या फिर इंडिया के साथ ट्रेड कर लेनी चाहिए जो बॉर्डर टू बॉर्डर? इंडिया के साथ तो फौज नहीं आपको मिलने देगी, फौज की रोटी बंद हो जाएगी। इंडिया की वजह से तो फौज इतना कुछ कर रही है। क्या लगता है कि जंग कर सकता है इंडिया, जो 5वीं बड़ी मोशन बन? वो कर सकता, हमारे जो वो करना भी नहीं चाहता, वो कहता है कि भाई मुझे क्या मार रहे हैं, हमें ऐसे ही हमें खत्म कर रहे हैं, तो जंग करके क्या फायदा। हम कभी कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं कहीं पर जाकर, चाहे यूएन है, चाहे G20 की मीटिंग्स है, चाहे OIC की मीटिंग्स है, वहाँ पर सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं और किसी चीज़ की बात नहीं करते, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, प्रोग्रेस की बात नहीं करते हैं। इमरान खान चवले मारता है। मैं ये समझता हूँ कि दूसरे स्टॉक में से जितने लोग बैठे हैं उनसे ये बेहतर है इमरान खान का अब्बा भी आ जाए, ये सारे मिल के भी जाए ना, ये इकट्ठे होकर भी काम करें, तब भी ये आज़ाद नहीं कर सकते, ये भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमानों में वो बात ही नहीं है। आप इस्लाम में जितने कंट्रीज़ हैं उनको देख लें, वो आले सऊद ख़ानदान सबसे बड़ा गद्दार ख़ानदान है। आपके हालात बहुत बुरे हैं। मैं फिर वही बात करता हूँ, आपके पास आज लाहौर में साफ़ पीने का पानी नहीं है, आपके पास सर्दियों में गैस नहीं होती, गर्मियों में बिजली नहीं होती, आपके पास हेल्थ ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, आप क्या बात करते हैं? आप इंडिया और कश्मीर की बात ही नहीं करें। वो वहाँ पे डेवलपमेंट इंडिया में हमसे हर चीज़ में वो आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनको हमसे बेहतर बंदे के पुत्र मिले हैं। जिस दिन हमें भी कोई इंसान का बच्चा मिल जाएगा तो हम भी जो है ना बेहतर हो जाएंगे। क्या कह रहा चूतिया? जो बड़े बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन हैं वो अमेरिका को कोस रहे हैं कि मेरी जो इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में चल रही हैं, आपने पंगा तो उस बंदे के साथ ले लिया जिसने आपको कंगला कर देना है, जिसने कांग्रेस को कंगला कर दिया, जिसने रीजनल पार्टीज को खुडे लाइन लगा दिया है, जिसने पूरी दुनिया में आप ये कह लें कि इंडिया कहलवा दिया है। पूरी दुनिया में इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में एशिया में किसी की किसी और कंट्री पे नजर नहीं पड़ रही, तो उसके साथ पंगा तो ले लिया। तो अब हम जाएंगे कि ट्रम्प को पर्सनल
इंडिविजुअल तो कोई लॉस नहीं हो रहा, पब्लिक को लॉस हो रहा है। और पब्लिक में आप ये देखें कि वहां पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो मोर देन 150% इंक्रीज हो गया है। और सिर्फ और सिर्फ वो टक्कर किसके, इंडिया के। और इंडिया इस पे सर्वाइव, जब इंडिया ने ब्लंटली कह दिया कि वी विल फेस द म्यूजिक, अगर टैरिफ अभी लग भी जाता है इंडिया पे तो 4th टर्म जो है ना वो नरेंद्र मोदी की वो कंफर्म है। लेकिन उसमें यह है कि गाय वाले के लिए अब ये है कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर गाय वाला था, लेकिन उसके लिए खतरे की घंटी है कि वो वेट करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।